ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे स्पेशली हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आए थे रीजनल एरिया को लेकर, तो उसी पर आज हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि रीजनल एरिया को लेकर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आज ये वीडियो खास रहेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी रीजनल एरिया के बारे में डिटेल में सब कुछ समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपना आगे का डिसीजन ले सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और आज ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। जरूर बताइए, टॉपिक आज का क्लियर हो चुका है, रीजनल एरिया की हम बात करते हैं जब, तो स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट रीजनल एरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती ही यही है कि वो दे वांट टू अप्लाई फॉर द रीजनल एरिया। रीजन बीइंग ये है कि वहां पे पीआर कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी हो जाती है और पीआर के पॉइंट स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो रीजनल एरिया में देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहां पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी तो डार्विन में है, तो इनका भी जो कैंपस आता है वो रीजनल एरिया में आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है, वो भी आपको रीजनल एरिया में पड़ जाती है। ऐसी बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि रीजनल एरिया में होती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज विच आर ओपन फॉर द जुलाई इनटेक। जुलाई इनटेक के लिए बिल्कुल ओपन है ये यूनिवर्सिटीज एंड दे आर टेकिंग द 2024 पास आउट स्टूडेंट्स। हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट परसेंटेज वाइज डिफरेंट होती है। अब जैसे कि अगर मैं सीडीयू की बात करूं, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करूं तो दे टेक्स, इफ स्टूडेंट इज 12th पास आउट, तो उनका जो एंट्री क्राइटेरिया होता है दे टेक्स 85% इन योर बेस्ट एकेडमिक 4। तो अगर आपकी 85% है इन बेस्ट एकेडमिक 4 देन यू कैन अप्लाई इन सीडीयू। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। उनका जो ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम है वो 24 आवर्स है और अगर मैं जीएस की बात करूं तो 10 से 12 दिन के अंदर वो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपके परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। अगर आप सीबीएसई से हैं या आईसीएसई से हैं तो देन द एडमिशन रिक्वायरमेंट वुड बी 75%। दे डू एक्सेप्ट द चेंज ऑफ बोर्ड, चेंज ऑफ बोर्ड भी वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट सपोज आपके 10th में थे 50-55% और सीधा जैसे आपने बोर्ड चेंज किया तो सीधा ही आपके जो 12th में मार्क्स आ गए वो 90% आ गए। वो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हाई कमीशन को या यूनिवर्सिटी को ये लगता है कि आपके 10th में सिर्फ इतने ही थे, ऐसा क्या हो गया कि 12th में आपने इतने सारे मार्क्स आपने अचीव कर लिए। तो वहां पे एक एरिया ऑफ कंसर्न हो जाता है और ऐसा सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में नहीं बाकी यूनिवर्सिटी में भी रहता है। सो बिल्कुल हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आपको कि आप 12th में अच्छे मार्क्स ना स्कोर करें, मैं आपको इस पे ये कहूँगी कि 10th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें, बिकॉज जब हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपके 10th के मार्क्स को भी देखा जाता है, 12th के मार्क्स तो देखे ही जाते हैं। सो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि एक चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज आपको मास्टर्स के लिए मिलेंगे, मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जुलाई इनटेक, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक चीज में आजकल बहुत देखने को मिल रही है कि वीजा ज्यादा कर किसको आ रहे हैं। एक तो चीज है कि लोग बोल रहे हैं कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को वीजा आ रहे हैं या मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को वीजा आ रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स को वीजा आ रहे हैं या फीमेल कैंडिडेट को वीजा आ रहे हैं, या फिर एक जेनेरिक कोर्सेज में अप्लाई करता है वो स्टूडेंट को वीजा आ रहे हैं या स्टेम बेस्ड कोर्सेज में वीजा आ रहे हैं। तो इस पे भी मैं आपको जरूर एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर स्टूडेंट्स का जो हमने वीजा एक दिन पूरा हमने रिसर्च किया and we have seen the numbers and we discussed based on that thing, we discussed with the university कि क्या चल रहा है actually, what is the scenario like for the visas, because कई बार हमें देखने को मिलता है उसी प्रोफाइल का जो वीजा होता है, सिमिलर प्रोफाइल का वीजा किसी के लिए वीजा होता है और किसी के लिए रिफ्यूजल होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? तो डीएचए से भी जब डिस्कशन हुई है, यूनिवर्सिटी से भी डिस्कशन हुई, तो एक कंक्लूजन सामने निकल के आया है, वो है मैक्सिमम मेजॉरिटी जो वीजाज आ रहे हैं वो स्टेम बेस्ड कोर्सेज के लिए आ रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जा रहे हैं उनके जो वीजा चांसेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं जैसे कि बिजनेस और आर्ट्स वाले, उन स्टूडेंट्स के भी वीजाज आ रहे हैं। आर्ट्स वालों के लिए तो देखिए कम ही ऑप्शन होती है, लेकिन अगर मैं बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस वालों के वीजाज आ रहे हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में जाएं तो उनके वीजाज ज्यादा अच्छे हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन दूं मेल और फीमेल का, तो यहाँ पे भी फीमेल के जो वीजा चांसेस है वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिवली टू मेल। इसमें मैं रीजन बता देती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को लगता है, हाई कमीशन को लगता है कि जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं वो ज्यादा कर यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करते हैं, वो ज्यादा जंपर नहीं करते हैं और वो यूनिवर्सिटी में उसी तरह से लाइक उनका
पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट नहीं सीरियस होता है, बट एक कंपैरिजन देखने को मिला है। तो बेस्ड ऑन दैट थिंग अगर मैं बोलूँ तो इन चीज़ों पे जो वीज़ा के जो चांसेस हैं ये फैक्टर्स भी देखे जा रहे हैं, योर कोर्स, योर परसेंटेज, योर फंडिंग एंड योर इनकम। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जब भी आप अप्लाई करें, आप इस चीज़ के साथ इस तरह से अप्लाई करें कि आपका जो कोर्स है वो स्टेम बेस्ड हो। स्टेम बेस्ड अगर आपकी नहीं एलिजिबिलिटी बन रही है तो एटलीस्ट यू शुड choose the specialized course. इसके अलावा if you can get the courses in regional area, that would be really great for your visa and for your PR thing, because Australian government wants कि student regional area में जाए, इसीलिए ही वो extra numbers, extra points regional area में देते हैं। और उन यूनिवर्सिटीज़ की जो comparatively जो requirement होती है in term of funding और जो visa chances होते हैं वो भी कंपैरेटिवली थोड़े से सही देखने को मिले गए हैं। सो अप्लाई करें तो ये फैक्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अप्लाई करें। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू कॉल अस ऑन बिलो गिवन नंबर। तो आई होप स्टूडेंट्स को पूरी क्लैरिटी हो चुकी है। अनीता जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस इन्फॉर्मेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। इन सभी पॉइंट्स को जो है अपने माइंड में जरूर रखिए। अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि रीजनल एरिया में अप्लाई कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या फायदे इसके हो सकते हैं, ये सभी को जरूर पता चल सके। और स्टूडेंट्स के मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप जो है बेझिझक जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, या फिर आप स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप अनीता जी से मिलना चाहते हैं, पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर जाइएगा, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे का पूरा प्रोसेस गाइड किया जा सके। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सवाल कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।